हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टेशन पर, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म जहां आपको मिल रही है कक्षा 9, 10 गणित व विज्ञान की क्लासें अभी प्रेजेंट टाइम पे 2024-25 सत्र के लिए। 2025-26 जब आएगा तब हम गणित विज्ञान कक्षा 9, 10 व शायद इंग्लिश की भी क्लासें हमारे पे आ जाएँ। कक्षा 11 व 12 के भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों क्लासें चलेंगी। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यदि आप कक्षा 9 या 10 में है तो आपको 9 और 10 से लेकर हम इंटर तक आपका साथ देंगे, और इंटर का आगे हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में भी उतरने वाले हैं। तो आपका पूरा साथ रहेगा हमारे साथ, हम आप हमेशा एक साथ रहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हमने बहुत बेसिक से पढ़ा और समझा। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिसको आप जानते हो कक्षा 10 में है वो उसके पास ऑटोमेटिक भेज दीजिए। तो आज पढ़ने वाले हम लोग हैं गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है ना, कल हमने पढ़ा था ना, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता केंद्र, दर्पण द्वारा, फोकस दूरी, इन सभी के बारे में हमें आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक दर्पण है, ये गोला आप लोग दिखाई दे रहा है, समझ लो एक, समझो तो ये गोला ही है, ठीक। ये मैंने एक लम्हा डाला हुआ है, ये मेरा M1 M2 है, ठीक है। ये जो एक रेखा खींची हुई है यहाँ पे, ये दर्पण का ध्रुव, इसको हम P बोलते हैं। ये जो R है, ये R दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वक्रता त्रिज्या है। जो F है ये मुख्य फोकस है, ये क्या है, मुख्य, ये F है जो फोकस दूरी है, और ये क्या है, फोकस, मुख्य फोकस। C क्या है, वक्रता केंद्र। जो ये लाइन गई हुई है ये क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ तक ओके, ये वाली दूरी प्लस में लेते, ये वाली माइनस में, यहाँ तक ओके। अब जरा समझते हैं मैं डिटेल से। गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, जैसे ध्रुव। ऐसे पूछ दे आपसे 1 नंबर में, गोलीय दर्पण में दर्पण का ध्रुव की परिभाषा लिखो, या दर्पण ध्रुव क्या होता है, या सीधे पूछ सकता है आपसे कि ध्रुव क्या होता है, तो कौन सा ध्रुव, वो वाला ध्रुव लिखेंगे क्या। देखिए ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, P से। ये देखो, देखो परिभाषा देखो, चित्र, यदि आपको ये चित्र आता है तो आप परिभाषा बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपको यही नहीं आता तो परिभाषा तो रटनी होगी ना। तो हम रटाते नहीं, हम सिखाते हैं सीधा, आराम से समझो। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये गोलीय दर्पण हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, भाई भी ये देखो केंद्र हो गया। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या समस्या है गोलीय दर्पण में, कोई समस्या है। अगला समझो, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, तो देखो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का ध्रुव P हो गया, वक्रता त्रिज्या R हो गई। गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो एक सीधी रेखा गई है इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष हम लोग समझ चुके हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या R के समांतर, R से गुजरने वाली एक रेखा, देखो P और R से एक रेखा ये सीधी सीधी जा रही, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो सीधी वाली रेखा है इसे ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ तक बात ओके। अब बोले इसे वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ, ये देखो इतना ढील दो तो एक गोले का भाग तो है, तो एक गोले कटा हुआ गोला समझ लो एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का, इस गोले का जो केंद्र है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जो केंद्र है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से निरूपित करते हैं।
ये देखो पूरे गोले का एक केंद्र, वक्रता केंद्र जो सी है, इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली हेडिंग जैसे वक्रता त्रिज्या। पहले ये वक्रता केंद्र आप लोग समझ चुके आसानी से कि नहीं। देखो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, कोई एक गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, ये जो है एक गोले का ही तो भाग है, यहाँ तक ओके। इस गोले का केंद्र, गोली दर्पण का इस पूरे गोले का केंद्र ये है, पूरे गोले का केंद्र, ठीक है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जो पूरे इस गोले का केंद्र सी है, यही हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से निरूपित करते हैं। तो वक्रता केंद्र को हम किससे निरूपित करते हैं? सी से निरूपित करते हैं। यहाँ तक ओके। वक्रता त्रिज्या पे चलते हैं। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, यहाँ तक तो कोई समस्या ना। गोली दर्पण जिस गोले का पृष्ठ का भाग है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जो इसकी त्रिज्या है दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से निरूपित करती है। देखो ये हमारी वक्रता त्रिज्या है। तो क्या बोला वक्रता त्रिज्या में? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो गोली दर्पण उसका परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या, जिस गोले का ये भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से निरूपित करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? दर्पण का द्वारक, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब समझते हैं अपनी फोकस दूरी ये क्या होती है। गोली दर्पण के ध्रुव P, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच, फोकस ये देखो F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। देखो ये F हो गई, ये P के जो बीच की ये F है, इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। नोट रखो हमेशा, एक फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब फोकस दूरी होती है ये हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे आप लोगों को वक्रता त्रिज्या आर लगाना होगा, वहाँ पे दे रखा होगा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग कहेंगे इसमें आर का तो मान दिया नहीं सर। तो हमेशा बात रखो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ का जहाँ पे फोकस दूरी में 10 दे रखी है, वहाँ पे आर का मान 5 होगा, क्योंकि आधी होती है। तो जहाँ पे आर का मान 5 होगा वहाँ पे फोकस दूरी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमें 5 दे रखी है तो वक्रता त्रिज्या 10 हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या हमें 10 दे रखी है, फोकस दूरी हमारे 5 हो जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने होती है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने, जब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती ना? देखो फोकस दूरी F, फोकस दूरी को हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता कहाँ से आ गया यार? वक्रता त्रिज्या R, वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं बटे 2, यानी F बराबर R बटे 2। आप लोग जब मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आप समझेंगे कि सब समझ तो सबको आएगा। F बराबर R बाई 2। देखो वही F बराबर R बाई 2। यहाँ मैंने फोकस दूरी जो F से प्रदर्शित की जाती है, वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, बटे में तो 2 है ही है। ये तो सूत्र मेरा। जब इनकी आपस में गुणा की जाएगी क्या हो जाएगा भाई? इसकी और इसकी आपस में गुणा करो तो 2F हो जाएगा बराबर R। तो हमारा सूत्र वही तो निकल आएगा, R बराबर 2F। वही तो यहाँ पे लिखा है, R बराबर 2F। यहाँ तक कोई समस्या? किस बच्चे को क्या नहीं समझ में आया कमेंट में जल्दी से बताइए, पुनः एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो हमारी सीधी रेखा का ये मुख्य अक्ष है, ये जो P है ये हमारा ध्रुव है।
वक्ता केंद्र की बात करें तो सी है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। गोले का केंद्र ही गोली वक्ता केंद्र कहलाता है। इसे सी से निरूपित करते हैं। वक्ता त्रिज्या की बात करें, जो वक्ता त्रिज्या हमारी ये आर है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, या तो कोई समस्या नहीं, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती है। उसकी त्रिज्या दर्पण की भी वक्ता त्रिज्या, इसे आर से निरूपित करते हैं। यहाँ तक ओके। फिर जैसे दर्पण द्वारक, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। फोकस दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी, ये गोली ध्रुव P और फोकस F के बीच की जो इतनी दूरी है, यही हमारी फोकस दूरी है। जो ये दूरी हमारी, ये फोकस दूरी है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फोकस दूरी को F से। नोट हमेशा ध्यान रखो, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। देखो फोकस दूरी F बराबर वक्ता त्रिज्या R/2। तो जब हम F और 2 की गुणा होगी 2F बराबर R, तो R बराबर 2F। जब फोकस दूरी निकालने के लिए पूछेगा तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होंगी। अभी इसकी एक दो और हेडिंग है, अब उन पर चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। हम लोगों ने गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द पढ़े, जैसे वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, ध्रुव, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके, बहुत अच्छी तरीके से समझा। एक हेडिंग हमारी बचती है फोकस तल। अब आप लोग फोकस तो पता चल रहा होता, फोकस किसे है, तल भी पता जानते होंगे। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, ये देखो अभिलंब बना हुआ, तथा फोकस से होकर जाने वाले तल, ये फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। दर्पण का फोकस तल। फिर इसकी परिभाषा से ही समझा जाए, यहाँ पे देखो फोकस तल। तो फोकस मतलब जहाँ से जो फोकस लग रही है, तल का मतलब फोकस तल, जहाँ पे फोकस पड़े। तो फोकस तल, ये फोकस है, ये फोकस यहीं से जाएगी, तो फोकस तल तो यही होगा ना। बस तो वही दिया, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष ये है, ये अभिलंबवत जो अभिलंब पड़ा है, तथा फोकस से होकर जाने वाली, ये देखो फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस तल। फोकस तल भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। नोट है, दर्पण और लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। यदि आपको आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि दर्पण की क्षमता किसमें नापते हैं या लेंस की, या पूछ भी सकता है दर्पण व लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो डायोप्टर, जिसका प्रतीक क्या है? D, डायोप्टर में मापी जाती है। अब हम अपने अवतल दर्पण पे आते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब। जो अवतल दर्पण है, जो हम वस्तु रखते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब बनती है। प्रतिबिंब का मतलब परछाई, जो परछाई बनती है वो निम्न 6 प्रकार की बनती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की निम्न 6 स्थितियां हैं। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से जो हमारी परछाई बन सकती है, प्रतिबिंब। नंबर 1 बहुत आराम से समझना, पहले हम ये टेबल पढ़ेंगे। अपनी टेबल सही में बहुत कुछ याद हो जाएगा। एक टेबल हमें याद रखनी, टेबल को हमें नहीं भूलना। फिर टेबल के बाद में, उसके जब हमें टेबल हो जाएगी, उसके बाद में हम एक एक चीज अपनी स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया, बिंब की स्थिति अनंत पर। जब हमारी वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस F पर। तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यधिक छोटा व बिंदु आकार, बिल्कुल छोटा होगा और बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब का आकार तो वास्तविक एवं उल्टा, प्रतिबिंब हमारा बनेगा कैसे, वास्तविक व उल्टा बन। नंबर 2 C से परे। जब C से परे होगी हमारी, तो F तथा C के बीच में जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच में बनेगी। प्रतिबिंब बनेगा कैसा, छोटा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से आप लोग जानते हैं ना, वक्ता केंद्र जब यहाँ पर यदि हमारी वस्तु रखी होगी तो वक्ता केंद्र C पर, तो वहां प्रतिबिंब भी यही बनेगा समान साइज का। जब भाई प्रतिबिंब अंत बनेगा नहीं, तो जैसी वस्तु होगी वह उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। यहाँ तक ओके। F तथा C के बीच, F और C के बीच में जब हमारी वस्तु रखी होगी तो हमारा F तथा C के बीच, तो C से परे जो हमारा प्रतिबिंब होगा C से परे होगा,
वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु जितनी बड़ी होगी उससे बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। नंबर 4, फोकस एफ पर। यार यहाँ पे हमारी वस्तु रखी होगी एफ पर, तो अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर कि हमारा अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, कोई अनंत पर बनेगा, इससे वास्तविक व उल्टा होगा। नंबर 5 है 6, पी तथा एफ के बीच में। पी व एफ के बीच में जब हमारी वस्तु रखी होगी तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ दर्पण के पीछे बनेगा आकर। वस्तु से बड़ा आभासी एवं सीधा। जो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वही हमारा आभासी व सीधा बनेगा। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा अपना फोकस तल अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो हमने जब आप टेबल देखेंगे तो 6 स्थितियों में अनंत पर, सी से परे, वक्रता केंद्र सी, एफ तथा सी के बीच, फोकस एफ पर, ये जो 5 स्थितियां हैं इनमें जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, 5 में। लेकिन 5 में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के इधर बन रहा है, दर्पण के इधर बन रहा है, तो 5 में वास्तविक और उल्टा बनता। लेकिन एक स्थिति है हमारी पी तथा एफ के बीच में जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब देखो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा, तो आभासी एवं सीधा बनेगा। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। ये तो एक स्थिति याद रखना, अगर अवतल दर्पण पूछे तो सब में वास्तविक उल्टा बनता है। सिर्फ एक स्थिति एफ हुआ बीच के बीच में, एफ हुआ पी तथा एफ के बीच में यदि वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा। अब हम अपने एक एक करके 5 को पढ़ेंगे। जैसे पहले अनंत पर रखी हुई तो फोकस एफ पर, इसका सचित्र वर्णन करेंगे। चलते अगली हेडिंग पे। हमने अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की 6 स्थितियां पढ़ी। अब 6 स्थितियों का हम लोग सचित्र वर्णन करेंगे। पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, यानी जब वस्तु जो है बहुत ही दूर अनंत दूरी पर हो। एक मिनट, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, देखो हमारी ये वस्तु रखी हुई ए बी, ठीक है, ये मेरी प्रकाश की किरण जा रही है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारी वस्तु अनंत दूरी पर है, ये मेरी प्रकाश की किरण गई अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर वापस आ गई, ये प्रकाश की किरण गई, ये वापस आ गई। एक किरण हमारी ये गई अवतल दर्पण में टकरा करके वापस चली। प्रकाश देखो ये जा रहा है, इधर चला गया, इधर से गया, इधर आया। जो दोनों बिंदु हमारी कहाँ पे मिल रही है, एफ पर, दोनों कटान। और जहां पर वास्तविक में अवतल दर्पण में किरणें पथछेदित होती हैं, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब हमारा वहीं पर बनता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो वहां प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा जाकर के। वही चीज इसमें लिखी हुई देखो, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं। जो परावर्तन के पश्चात, देखो परावर्तन, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है ना, कि प्रकाश की किरणें जब टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो वही देखो परावर्तन के पश्चात, यानी वापस चली गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती। कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर, देखो दोनों गुजर रही हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा, जो वास्तविक तथा बिंदु आकार का होता है। जो मुख्य फोकस बना यहाँ पे कैसा है, वास्तविक बिंदु आकार, बिल्कुल छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे आराम से समझ चुके हैं हम कि अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती। अनंत दूरी चलने प्रकाश की परस्पर समांतर होती, समांतर है। देखो यहाँ तक ओके। जो परावर्तन के पश्चात, देखो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ पर मिलती है, एफ पर देखो प्रच्छेदित हो रही है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य फोकस पर, जो वास्तविक तथा बिंदु आकार का होता है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या थी, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, जो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी यानी उसके बीच में होगी। अगर बात करें तो सी से परे, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि सी से परे, सी से परे बोल लो या ये बोल लो, बात वो एक है। देखो
तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में हमारी वस्तु रखी हुई है। आराम से समझना, ये हमारी कोई वस्तु रखी हुई, यहाँ से प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से हमारी वापस आ गई। एक प्रकाश की किरण ये गई, जिस माध्यम में गई उसी माध्यम में प्रकाश की किरण वापस आ गई, जिस माध्यम में गई वहीं से वापस आ गई। जो हमारी दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रही हैं, ये देखो एफ हुआ सी के बीच में यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रही, तो हमारे कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, उल्टा बनेगा, इसलिए बी डैश आई डैश मैंने लिख दिया। प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है। ओके, यहाँ तक देखो वही लिखा हुआ, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच रखी हो, के बीच रखी स्थिति हो, इसको काटते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच रखी हो, तब उसका वक्रता केंद्र सी, तब वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच बनता, तब उसका यहाँ पे प्रतिबिंब लिख लो, प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में बनता है। देखो वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में ही तो बनना हमारा। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा, देखो वस्तु हमारी इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब मेरा इतना बड़ा बनना। आराम से समझ चुके कि जब सी से परे हो, देखो वस्तु हमारी अनंत, वक्रता केंद्र सी व अनंत के बीच में रखी हुई है, ठीक है। ए भी हमारी वस्तु है, ए भी हमारी क्या है, एक वस्तु है। यहाँ से प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से मेरी वापस आ गई। यहाँ से किरण गई, जिस माध्यम में गई उसी माध्यम में प्रकाश वापस आ गया। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में दोनों मिल रही किरणें, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्हीं दो बिंदुओं के मिलान पे बनेगा। तो वस्तु से छोटा बनना, वास्तविक एवं उल्टा बनना। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि जब अनंत पर वस्तु की स्थिति हो और जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र सी के बीच हो या सी से परे हो, तब हमारा प्रतिबिंब दो स्थितियों में ऐसे बनता है। अभी इसकी 4 स्थितियां बची हैं, अगली 2 स्थितियों पर हम लोग चलते हैं। हमने अपनी 2 स्थितियां हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 स्थितियां और पढ़ते हैं। देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र कहाँ सी ये है, ठीक है। तो आराम से पहले चित्र समझाएं। पहले देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तब, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु के आकार के बराबर होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु के बराबर होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब प्रतिबिंब, जब अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब समझो, वक्रता केंद्र सी पर ये मेरी वस्तु रखी हुई ए बी, ठीक। ये प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पश्चात ये वापस लौट आई, ये M1 ये M2 बन जाए M2। परावर्तन के पश्चात ये वापस चली आई। एक किरण ये गई प्रकाश की और ये वापस लौट आई। दोनों कहाँ पे मिली, एक पर काटी। ये हमारा मुख्य फोकस है। जो इसका प्रतिबिंब बनना है ये बनना, देखो वक्रता केंद्र सी पर वस्तु है, वक्रता केंद्र सी पर ही हमारा प्रतिबिंब बनना, बी डैश ए डैश जो बनना है हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। देखो ये हमारी वस्तु है और ये मेरा प्रतिबिंब, तो हमारी ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब। तो आप समझ चुके, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तब सी पर ही मेरा प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति एक ये है, जब वस्तु केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में हो। जब वस्तु केंद्र सी, ये देखो, और एफ के बीच में वस्तु हमारी ये रखी हुई है, वस्तु हमारी ये रखी हुई है। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में हो, फोकस एफ के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब केंद्र सी, तब उसका प्रतिबिंब केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। तब उसका प्रतिबिंब देखो केंद्र व अनंत के बीच में, तो केंद्र ये है और अनंत तो पीछे का जितना चले, अनंत के बीच में जो मेरा ये देखो प्रतिबिंब बनना,
ये मेरा प्रतिबिंब, देखो ये वस्तु हमारी है, ये मेरी वस्तु है, और प्रतिबिंब मेरा ये है। तो देखो तब उसका प्रतिबिंब केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। तो केंद्र व अनंत के बीच में ये मेरा प्रतिबिंब बना, ठीक है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा है। देखो वस्तु हमारी इतनी छोटी थी, हमारा प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में होगी तब उसका प्रतिबिंब केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। जरा समझते हैं अपने प्रतिबिंब को। ये मेरी A B कोई वस्तु है जो F तथा C के बीच में रखी हुई है। प्रकाश की किरण ये गई, ये वापस चली आई, परावर्तन के पश्चात वापस चली आई। एक प्रकाश की किरण हमारी ये गई, ये परावर्तन के बाद वापस चली आई। दोनों बिंदु F पर मिल रही हैं, दोनों बिंदु F पर मिल रही हैं। जो हमारा प्रतिबिंब बना वो ये बना B डैश A डैश। जो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में बना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से ये दो समझ चुके होंगे। दो और आगे बच्चे उन पे चलते हैं। हमने अपनी 4 स्थितियाँ पढ़ ली उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब बनने की, 2 अभी और हमारी बची हुई हैं। इसमें एक है 5वीं, ये है 5 नंबर की, जब वस्तु फोकस F पर हो। कहने का मतलब जब जो वस्तु हमारी फोकस F पर रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देखो जब वस्तु फोकस F पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। जब वस्तु हमारी फोकस F पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत दूरी पर बनता है। या प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता जा करके, वस्तु से बहुत बड़ा बनता जा करके। अब जरा चित्र में समझे अपना। जब वस्तु फोकस F पर हो, ये P होता है, ये F होता है, ये यहाँ पे C होता है। इतनी बात आप लोग समझते हैं ना। तो फोकस F, मुख्य फोकस यही होती है, ये तो बीच की इसकी फोकस दूरी होती है। तो ये हमारी फोकस है। जब हमने वस्तु A डैश A B, ये A B मैंने ये वस्तु रखी अपनी, कोई भी वस्तु रखी। एक प्रकाश की किरण ये गई, परावर्तन इसमें टकराने के बाद पुनः वापस जिस माध्यम में गई, देखो उसी माध्यम में वापस चली आई। यहाँ तक ओके। एक प्रकाश की किरण हमारी ये गई और परावर्तन के पश्चात ये इस माध्यम से लौट आई, परावर्तन के पश्चात ये यहाँ से लौट आई। एक ये जिस माध्यम में गई उसी में लौट आई, एक ये आ रही है जाकर के। तो दोनों वापस आ रही है, कहाँ पे, अनंत दूरी पे मिलेंगी आकर के। और मेरी वस्तु इतनी थी, ये प्रतिबिंब इतना बड़ा बनाएंगे, कम से कम वस्तु से बहुत बड़ा। तो जब दोनों टकराएंगी वापस आएंगी तो अनंत दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक ओके। फिर बात करें जब वस्तु, पहले इसी का, जब वस्तु फोकस F पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। कहाँ पे बनता है, अनंत दूरी पर। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब अगला समझे। जब वस्तु फोकस F तथा ध्रुव P के बीच में, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, या ऐसे पूछ सकता है P व F के बीच में, या F व P के बीच में जब वस्तु हो। तो देखो पहले, जब वस्तु फोकस F तथा ध्रुव P के बीच हो, जब हमारी वस्तु फोकस F तथा ध्रुव P के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। समझे जरा अपने सचित्र वर्णन। जब वस्तु फोकस F तथा P के बीच में हो, जरा समझे चित्र के द्वारा। ये हमारा P है और ये हमारा F है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मेरा C है और ये मेरा F है। क्योंकि वस्तु जो हमारी है P तथा F के बीच में रखी जाएगी, तो P ये F है, इसके बीच में मैंने वस्तु रख दी। आराम से समझना। जब मैंने यहाँ पे वस्तु रखी तो प्रकाश की किरण एक ये माध्यम में गई, उसी माध्यम में वापस लौट आई। देखो ये जाने का तीर, ये आने का। एक प्रकाश की किरण हमारी ये गई, परावर्तन के पश्चात लौट आई, भाई इस माध्यम में गई, यहाँ से लौट आई। तो आप लोग कुछ समझे। तो यहाँ पे क्या आपको समझ मिल रहा, भाई इस माध्यम में गई, उसे लौट आई, ये जहाँ गई वहां लौट आई।
एफ तथा पी के बीच में हमें वस्तु रखी है, तो इसका जो आभासी प्रतिबिंब बनना है, ये देखो डॉट 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 डॉट, जो किरणें हैं आभासी वो कहाँ पे, यहाँ पे मिलेंगे भाई। ये भी यहाँ से आएगी, ये यहाँ से पहुंचेगी, यहाँ पे मिलेगी, ये यहाँ पे, ये दोनों जहाँ पे प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में होंगी नहीं लेकिन ये प्रतीत होगी मिलती हुई, तो वहीं पे मेरा ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ से ए डैश बी डैश में प्रतिबिंब, मेरी ए भी वस्तु थी, अब देखो जरा वस्तु इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बना जाकर के, तो वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बना। ये हमारी वस्तु है इसमें और ये मेरा प्रतिबिंब है इसमें, ये हमारी वस्तु है, यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो आप लोग समझ चुके हैं भाई, ये गई, ये जाती हुई प्रतीत हो रही, एक ये प्रकाश की किरण जाती हुई प्रतीत यहाँ पे मिली, वहीं पे ये प्रतिबिंब बना देंगी, ये वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ये मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरी वस्तु। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच में, एफ व पी के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। कहाँ पे बना, देखो दर्पण के पीछे बना। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा था, वस्तु से बड़ा बनता। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कितनी स्थिति में बनता है, 6 स्थितियों में। जो 6 स्थितियों में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसको मैंने बाहु पढ़ा, अपना समझा, सचित्र वर्णन किया, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ सके और समझ सके। अब अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं कि अवतल दर्पण हमने पढ़ तो लिया, जब वस्तु यहाँ पर हो तो प्रतिबिंब यहाँ 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 वहाँ, जो कुछ मैंने पढ़ा सब कुछ पढ़ा अच्छे से समझ। अब एक माइंड में हमारी चीज और आती है कि सर इनका उपयोग क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, तो पढ़ते हैं जरा। अवतल दर्पण के उपयोग, नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग टार्च सभी के लगभग घरों में तो होगी, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट मतलब इसमें लाइट जलती है ना आगे वाली, प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। अगर आपसे पूछ भी दे क्वेश्चन में कि वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, यही ना कि अवतल दर्पण का वाहनों की लाइट में हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि उसका शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए क्या है, हमें अच्छी रोशनी दिखाई दे। जब किरण पुंज एक जगह इकट्ठा होगा तो फोकस ज्यादा लगेगी। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने का मतलब घर में सबके शीशा होगा, देखा होगा, शीशा देख के तो दाढ़ी बनाते हैं, या नाई की दुकान पे जाते हैं वहां भी शीशा लगा होता है, तो इसका एक तो उपयोग ये हो गया। फेस करने में जैसे महिलाओं को देखा होगा ना, क्रीम पाउडर लगाती तो सब शीशा ही, तो अवतल दर्पण का उपयोग तो बहुत ज्यादा है ना। नंबर 3, अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में अपदर्शक के रूप में, जो परावर्तक दूरदर्शी होती है उसके अपदर्शक के रूप में किया जाता है। सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, जो सौर भट्टियां हमारी होती हैं वहां पे क्या प्रकाश को एकत्रित करने के लिए, प्रकाश एक जगह पे एकत्रित हो जाए। अगर कुकर में हम खाना पकाना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होना चाहिए, अवतल या उत्तर, अवतल, क्योंकि ये प्रकाश को केंद्रित कर सकता है। दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, कभी कभी देखा होगा कि जब आप लोग दांत बनवाने गए, डॉक्टर दांतों में एक लेंस लगा के देखता है ना, वो अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि उससे क्या होता है डॉक्टर को दांत बड़ा दिखाई देता है, तो कीड़ा कुछ होता है ना वो बड़ा दिखाई देता है, तो इसके लिए दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो हमने इसके उपयोग पढ़े, A to Z जानकारी पढ़ ली। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी अपदर्शक के रूप में, सौर भट्टियों में, और दंत चिकित्सक दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर किया करें। पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर ये प्रकाश का परावर्तन था, पॉर्टन चैप्टर कुछ ज़्यादा ही लंबा है, ज़्यादा पढ़ नहीं, 3, 4, 5 तो बनेंगे। एक एक न्यूमेरिकल की समस्या आपकी हल हो जाएगी।
ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं हो सकता जो आपको ना समझ में आए। ये मेरा दावा, एक एक समझ में आए। बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।